ये है हमजा फ्रॉम डार्क और मैं हूं अमीर हमजा। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत की आखिरी सांसों की दुहाई है। एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर दिल थम जाता है, जबान रुक जाती है और दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई हमारे मुआशरे में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो मुर्दा जिस्मों को भी अपनी होश का निशाना बनाते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के सबसे हौलनाक और मकरूह केस की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अंधेरे में नहीं छुपी बल्कि अंधेरों को भी शर्मिंदा कर गई। 90 की दहाई का आगाज था। पंजाब के सरगोधा के करीब एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी वक्त के साथ घिसती हुई चल रही थी। गरीबी, बेरोजगारी और वसाइल की कमी ने नौजवानों को मजबूर कर दिया था कि वो अपना गांव छोड़कर शहरों का रुख करें। इन्हीं में एक लड़का था, मोहम्मद रियाज, उम्र करीबन 28 साल। उसकी आंखों में ख्वाब थे लेकिन पेट की आग ज्यादा शदीद थी। रियाज अपनी वालिदा और 2 बहनों का वाहिद सहारा था। उसे नौकरी की तलाश कराची के करीब एक इलाके लक्का आबाद ले गई, जहां उसे कब्रिस्तान का माली बना दिया गया। काम सादा सा था, कब्रों की सफाई, पानी डालना और बुजुर्गों की मदद करना। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जो जमीन वो दिन में साफ करता है, रात को वही जमीन उसकी रूह को नोच कर खा जाएगी। कब्रिस्तान में एक और शख्स काम करता था जिसका नाम था वजीरा। 55 साला वजीरा सालों से इसी कब्रिस्तान के आसपास घूमता फिरता और छोटे मोटे कामों से पैसा कमाता था। उसकी शक्ल, उसकी खामोशी और उसकी आंखों में छुपी सफाकी रियाज को कभी कभार अजीब लगती थी, मगर वक्त ने दोनों को करीब कर दिया। वजीरा ने रियाज को अपना दोस्त मान लिया और रियाज को भी अजनबी शहर में किसी साथी का होना राहत दे रहा था। मगर जैसे जैसे महीने गुजरे, रियाज ने कुछ ऐसा देखना शुरू किया जो उसकी नींदें उड़ाकर रख देता। रोज रात जब सूरज डूब जाता और कब्रिस्तान में एक अनजानी खामोशी छा जाती, रियाज अक्सर देखता कि वजीरा दबे पांव किसी नई कब्र के पास जाता, मिट्टी हटाता, ईंटों की कतार में खला बनाता और कब्र के अंदर उतर जाता। कुछ देर बाद वो बाहर आता, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1, 2, 3 नहीं, ये मामूल बन गया था। रियाज के दिल में सवाल उठने लगे, आखिर वजीरा कब्र के अंदर जाकर करता क्या है? क्या वो चोरी करता है या फिर कोई जादू टोने की रस्म? एक रात जब तजस्सुस हद से बढ़ गया, रियाज ने वजीरा को रोक लिया। बाबा, तू रोज कब्र के अंदर क्या करता है? तुझे डर नहीं लगता? वजीरा ने पहले टालने की कोशिश की, मगर फिर रियाज की जिद के आगे हार गया। जो कुछ उसने बताया वो अल्फाज नहीं, कयामत थी। वजीरा ने कहा कि वो सिर्फ औरतों की कब्रों को खोलता है। उसे औरतों की लाशों के साथ वो काम करने की लत है जो न जमीन कबूल करती है न आसमान। रियाज सुनकर सन्नाटे में आ गया। उसे लगा शायद ये कोई बीमारी है, शायद वजीरा पागल हो चुका है। मगर वो ये सब सालों से कर रहा था और उसे किसी का डर नहीं था। रियाज का दिल चाहा वो फौरन पुलिस को इत्तला दे, लेकिन फिर वजीरा ने उससे कहा, रियाज, तू भाई है मेरा, ये बात किसी को ना बताना, मैं तेरे साथ हर काम में खड़ा हूंगा। और इसी रात इंसानियत का जनाजा निकल गया, क्योंकि रियाज ने खामोशी इख्तियार कर ली। खामोशी ने साथ दिया तो फिर हिस्सा भी मिला। कुछ ही दिनों में रियाज खुद भी वजीरा के साथ कब्रें खोदने लगा। वही मिट्टी, वही खामोश रात, वही अंधेरे और उन अंधेरों में गुनाहों के वो साए जो शैतान भी देखकर कांप जाएं। रियाज और वजीरा अब एक ग्रोह बन चुके थे। ना कोई खौफ, ना कोई ज़मीर, बस लाशें और उन पर टूटती हैवानी होश। फिर एक दिन वो हुआ जिसका शायद वजीरा को भी अंदाजा नहीं था। नशे का आदी होने की वजह से वो हेरोइन की एक जोरदार खुराक लेने के बाद मुर्दा पाया गया। अब कब्रिस्तान में सिर्फ एक दरिंदा बाकी था, रियाज, और उसकी होश अब उसे अकेले ही कब्रें खोलने पर मजबूर कर रही थी। वो कई साल तक ये घिनौने काम करता रहा। रात के सन्नाटे में वो खामोशी से ताज़ा कब्रों का इंतजार करता, फिर मिट्टी हटाता, ईंटें निकालता और फिर एक और गुनाह, एक और लाश। मगर हर गुनाह का एक अंजाम होता है और रियाज का अंजाम भी करीब था, बस उसे उसका इल्म ना था। अक्टूबर 2011 की एक सर्द रात थी। आसमान पर बादल थे और हवा में वो खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले महसूस होती है। एक 17 साला लड़की की मैयत दफनाई गई। लवाहिकीन रोते पीटते वापस चले गए और रियाज, उसका दिल धड़कने लगा जैसे कोई शिकार ही शिकार के करीब हो।
उसने वही किया जो वो सालों से करता आ रहा था। कब्र खोली, ईंटें हटाई, नीचे उतरा और जैसे ही उसने मुर्दा जिस्म के साथ बदफैली का इरादा किया, उसने देखा कि कफन खुद ब खुद हटने लगा। लड़की की आंखें खुली हुई थीं और चमक रही थीं। उसके दांत अजीब अंदाज में चमक रहे थे, जैसे वो लाश जिंदा हो गई हो, जैसे वो उसे घूर रही हो। रियाज की सांस रुक गई, वो कांपने लगा, कदम पीछे होने लगे, दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगी। वो चीखा और जोर से चीखा और कब्र से बाहर निकलकर अंधाधुंध भागा। कब्रिस्तान के बाहर कुछ लोग थे, उन्हें देखते ही चीखता हुआ बोला, वो जिंदा हो गई है, आंखें खुली थीं उसकी, वो चुड़ैल है। लोगों ने पहले उसे पागल समझा, लेकिन फिर सब कब्रिस्तान की तरफ दौड़े और जब वो वहां पहुंचे तो मंजर वाकई खौफनाक था। कब्र खुली हुई थी, मिट्टी बिखरी हुई, ईंटें बाहर निकली हुई और जो कुछ लाश के साथ हुआ था वो इंसानियत के मुंह पर एक थप्पड़ था। वो लम्हा वो था जब राज खुला और अब आगे जो हुआ वो था रियाज का अंजाम। हुजूम का गुस्सा आसमान छू रहा था। लोग रियाज को देखकर आग बगोला हो गए। कईयों ने अपनी बेटियों, बहनों की कब्रों का ख्याल किया और उनके चेहरों पर खौफ और गुस्सा इकट्ठा हो गया। कुछ लोग चीखने लगे, कुछ ने रियाज को गौन से मारे, किसी ने लात रसीद की और कुछ तो पत्थर उठाने लगे। रियाज चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो चुड़ैल थी, मैं डर गया था। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार न था। चंद बुजुर्गों ने बीच बचाव करके पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस आई तो रियाज जमीन पड़ा कांप रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और जिस्म पर कई जगह जख्म थे। पुलिस ने उसे हथकड़ियां लगाईं और ले गई, मगर असल तूफान तो भी आना बाकी था। 3 दिन बाद एक मकामी न्यूज चैनल ने रियाज का इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने सीधा सवाल किया, रियाज तुमने कितनी कब्रें खोली? रियाज ने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, जैसे कुछ गिन रहा हो, फिर आंखों में एक सर्द रोशनी लेकर कहा, 48 औरतों की 48 लाशें। ये अल्फाज आग बनकर पाकिस्तान के हर टीवी चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गए। हर गली, हर मोहल्ले, हर मस्जिद में यही बात हो रही थी। रियाज, कब्रिस्तान का माली, 48 लाशों का दरिंदा। लोगों के हाथ में गुस्से से भरे बैनर थे, जबान पर सिर्फ एक नारा, उसे सरेआम फांसी दो। अदालतों में हंगामे बर्पा होने लगे। रियाज को पुलिस की सख्त निगरानी में अदालत में लाया जाता, जहां मुतासरा खानदान की सिसकियां माहौल को और भी बोझल करती थीं। जब केस अदालत में पहुंचा तो जो शवाहिद पेश किए गए वो दिल दहला देने वाले थे। हर कब्र की तफसील, हर लाश की बेहुरमती और हर उस खानदान का दर्द जिसकी बेटी, बहन या मां कब्र के अंदर भी महफूज ना रही। जज ने रियाज को सजाए मौत सुनाई। कमराए अदालत में लोग तालियां बजा उठे, कई आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन यहां किस्मत ने फिर एक मकरूह खेल खेला। तकनीकी कानूनी मुशग्गाफियों और बार बार की अपील्स ने सजाए मौत को मुअख्खर कर दिया। वक्त गुजरता गया और रियाज आज भी किसी बदबूदार सेलान ज़दा जेल में कैद है। वही रियाज जिसने दर्जनों खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, अभी तक इबरत का निशान नहीं बन सका। हुकूमती रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाज को एक नायाब नफ्सियाती बीमारी लाहिक थी, जिसे नेक्रोफिलिया कहा जाता है। एक ऐसा जहनी आर्जा जिसमें मरीज मुर्दा जिस्मों की तरफ जिनसी कशिश महसूस करता है। मगर सवाल यह है कि हर नफ्सियाती मरीज अपने पीछे दर्जनों उजड़ी हुई माओं, बापों और बहनों के आंसू छोड़ जाता है। क्या सिर्फ बीमारी का लेबल लगाकर ऐसे दरिंदों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है? पाकिस्तान में नेक्रोफिलिया जैसे जराइम के लिए कोई वज़ा कानून मौजूद नहीं। यही वजह है कि रियाज जैसे मुजरिम सालों जेल में रहकर निज़ाम का मजाक उड़ाते हैं और उनकी वहशत से सबक सीखने के बजाय हम नई कब्रों में नई बेटियों को दफना देते हैं, खामोशी से, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब की बार कब्र की मट्टी उन्हें महफूज रखेगी। लेकिन ये सिर्फ रियाज की कहानी नहीं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे वाक़यात की खबरें आती रही हैं। ठट्टा, ओकारा और अंदरूनी सिंध के कई कस्बे ऐसे नाम से लरसते रहे हैं जिन्होंने रियाज की तरह कब्रिस्तानों को अपनी हवस का मैदान बनाया। सवाल ये नहीं कि दरिंदे कहाँ से आते हैं, सवाल ये है कि हम बतौर मुआशरा क्या कर रहे हैं कि वो दोबारा ना आए। क्या कब्र में उतरने के बाद भी औरत महफूज नहीं? क्या कब्र की चादर भी हमारी बहनों की इज्जत की जामिन नहीं? हम कब्रों के अंदर भी अपनी बहनों को तन्हा छोड़ देंगे? ये वो सवाल हैं जो हमें नींद में जगा देते हैं, और इसीलिए हमजा फ्रॉम डार्क की ये कहानी सिर्फ एक सच नहीं, एक आईना है, एक अलार्म है कि हवस और हैवानियत जब इंसानी रूप इख्तियार कर ले,
तो वो कब्र की मिट्टी भी चीर कर सामने आ जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे वहशत की गहराइयां और अंधेर हो जाता है। रियाज का केस अब सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि अवाम की अदालत में था। हर शख्स उसकी तस्वीर देखकर कांप जाता था। माँओं ने बेटियों को कब्र के अहवाल बताने से रोक दिया और बापों ने कब्रिस्तान जाने से पहले कई बार जमीन चूमी कि शायद अब वहां भी कोई हुर्मत बाकी ना रही हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा खामोश थी वो थी कब्रिस्तान की मिट्टी। हर कब्र जैसे एक गवाही थी, हर ईंट जैसे एक सवाल और हर कब्र का फूल जैसे किसी की खामोश चीख। रियाज अब जेल में था, लेकिन ऐसी जेल में जो उसके गुनाहों के मुकाबले में बहुत छोटी थी। वो अक्सर दीवार से टेक लगाकर अपनी बंद आंखों से उन औरतों की कब्रें देखता जिन्हें उसने वहशत में नोच चुका था। उसके चेहरे पर नदावत नहीं थी, बस एक सर्द खाली सी खामोशी, जैसे उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी हो और अब बाकी सिर्फ दरिंदगी का साया रह गया हो। कैद के उन दिनों ने एक रोज जेल के मौलवी ने आकर उसे नमाज की तलकीन की। रियाज ने सुना, फिर हंस पड़ा, ऐसी हंसी जो इंसान को गूंगा कर दे। फिर बोला, मौलवी साहब, जब इंसान कब्र की हुर्मत भूल जाए तो खुदा का खौफ भी कब्र में दफन हो जाता है। ये जुमला मौलवी के दिल में खंजर बनकर चुभ गया और यही जुमला कई अखबार के फ्रंट पेज पर छप गया, एक ऐसी कौम के चेहरे पर जो खुद को गैरतमंद समझती थी मगर कब्र की मिट्टी में भी गैरत को दफना चुकी थी। वक्त गुजरता गया, केस प्रेस्टीज बनता रहा, फाइल्स दबती रहीं और लोग नए स्कैंडल की तलाश में पुरानी कब्रें भूलते गए। लेकिन कब्रिस्तान की वो जमीन जो गवाह थी इस दरिंदगी की, वो आज भी रातों को सिसकियां भरती है। कई लोग कहते हैं कि सरगोदा के उस कब्रिस्तान से आज भी रातों को किसी की चीख सुनाई देती है, जैसे कोई लाश अब भी सुकून ना पा सकी हो। और हम शायद उस वक्त तक खामोश रहेंगे जब तक किसी अपने की कब्र की मिट्टी हमें पुकार कर न कहे कि तुमने मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं की, तुमने मेरे जनाजे की हुर्मत बचाने के लिए कुछ नहीं किया। रियाज जैसे दरिंदे तो शायद एक दिन मर जाएंगे, लेकिन उनके छोड़े हुए जख्म और उनसे जन्म लेने वाले खौफ जिंदा रहेंगे तब तक जब तक हम कानून, समाज और शाउर के कब्रिस्तानों में दफन होते रहेंगे। ये कहानी थी पाकिस्तान के सबसे खतरनाक नेक्रोफाइल की, एक ऐसा सच जिसने कब्र की चादर चाक कर दी। मैं हूं अमीर हमजा और आप देख रहे थे हमजा फ्रॉम डार्क। अगर आप चाहते हैं कि ये जहर मुआशरे में मजीद न फैले तो इस वीडियो को फैलाएं ताकि सच की आवाज कब्रिस्तान की मिट्टी तक पहुंचे और शायद कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन सुकून की नींद सो सके। तब तक याद रखिए, कुछ कब्रें जिस्म दफन करती हैं और कुछ इंसानियत। हमजा साइनिंग ऑफ, गुड बाय।